बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क को मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। मुल्क में इलेक्शन पूरे मुल्क में एक साथ हो रहे हैं। सारी चेमागोइयाँ दम तोड़ गई, सिक्योरिटी हाई अलर्ट था। तो नेगेटिविटी फैलाने में मीडिया के कुछ निजी हाउसेस ने भी अपना किरदार अदा किया और अभी भी जारी है। लेकिन इलेक्शन कमीशन और इदारे कह रहे हैं कि एनी कॉस्ट इलेक्शन होंगे। तो इलेक्शन होंगे, अब जीत किसकी होगी इस पर भी हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे पीटीआई के बानी पे फिर एक मुकदमा जिस पर सोशल मीडिया पे बड़ा भूचाल है कि ये जो इद्दत में निकाह का केस था उसमें भी सज़ाएं और फिर उससे पहले तोशा खाना में सज़ाएं। तो पीटीआई के जो लोग जीत के जाएंगे, जो अपने अपने निशानात पर इलेक्शन कॉन्टेस्ट करें, उनका क्या होगा? कौन सी जमात सिंपल मेजॉरिटी बनाने में कामयाब होगी? मीरपुर ख़ास में एक वाक़या पेश आ गया जिसमें रैली में फायरिंग हुई है और पीपल्स पार्टी के जुल्फ़कार शाह जो कैंडिडेट थे वो ज़ख्मी हुए हैं। तो ये बड़े अफसोसनाक वाक़यात हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे मुल्क की मईशत पर कि किस सिमत जाएगी। क्या जिस तरह अभी जो पैरामीटर्स हैं वो बड़े ख़ासे इत्मीनान कुन हैं, यही रहेंगे या आगे बेहतरी होगी? एमक्यूएम पाकिस्तान का ऊँट किस करोड़ बैठा मौजूद बात करेंगे। इस मेरे साथ मौजूद है, आपका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, कई एतवार अपने मुल्क की सियासत के देखें, अब्दुल रज़ाक बाजवा साहब। बहुत शुक्रिया सर, बाजवा साहब आपने टाइम दिया। उनके साथ नौजवान हैं, अच्छा तजिया देते हैं आप पाकिस्तान की सियासत पर, आपकी बड़ी गहरी नज़र है। शहजाद अकरम ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया सर शहजाद अकरम, आपने भी टाइम दिया। बाजवा साहब स्टार्ट आपसे करते हैं। ये इद्दत का निकाह एक केस एक फिर, तो क्या ये अखलाकियत का जनाजा नहीं निकल रहा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब साहब बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में इज़्ज़त बख्शी। देखें जी, ये जो इद्दत में शिद्दत आई है इसका तो उन्हें ख़ुद को पता था। देखें कि किस तरह से वो कई साल वहाँ जाते रहे और उन्होंने झूठा हलफ उठाया है कि जी मेरी पहली बार बुशरा बीबी साहिबा से मुलाकात हुई है सिर्फ निकाह के दौरान। देखिए आप ये दुनिया का कितना बड़ा ये झूठा इंसान है। मैं तो इसके झूठ पर मैं हैरान हूँ कि जबकि ओन चौधरी मेरे भी बड़े मेहरबान रहे हैं, बड़ी उनके साथ मोहब्बत का रिश्ता रहा है हमारा। ओन चौधरी साहब इतने नज़दीक थे खान साहब के, शायद उनके नज़दीक कोई भी नहीं था ना तहरीक इंसाफ में। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, तहरीक इंसाफ के जो लोग रहे हैं उस जमात में वो नहीं जानते। नहीं, फिर हमारे यहाँ वो भी तो हो जाता है ना सर, फरिश्ते मेहरबान हो जाते हैं, फिर वफादारियाँ तब्दील हो जाती हैं। नहीं देखें, नई पार्टियाँ, नए जुनून। मैं नहीं समझता हूँ कि जो लोग ताकतमंद हल्के थे वो इनसे नाराज़ हुए। उन्होंने जितनी रियायत और जितना प्यार और जितना एहतराम इस शख्स का किया है उन ताकतमंद इदारों ने, उन्होंने तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को 3 सालों में लटका दिया। किसी ने पूछा उनसे? बगैर किसी कसूर के, बगैर किसी जुर्म के उन्होंने, देखे जो ताकतमंद हल्के हैं वो इमरान खान के साथ उन्होंने बड़ी निभाई। अच्छा, उन्होंने बहुत इसके साथ कोऑपरेट किया। लेकिन वो देखिए, अगर कोई बंदा खुदकशी करना चाहे तो उसका तो कोई इलाज नहीं है दुनिया में। तो मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ और उसके सरबराह ने खुदकशी की है। अच्छा, और उसने उन्हीं लोगों से पंगा लिया या उनके साथ शदीद इख्तलाफात शुरू कर दिए जिन लोगों ने उसे फिटर में दूध पिलाया, जिन्होंने उसे उंगली पकड़ के चलाया, जिन्होंने उसे उसके सेनेट के इजलास में जो कवानीन पास करवाने होते थे उसमें उसकी मदद की, जिन्होंने कौमी असम्बली के अरकान पूरे करके इस शख्स को दिए। तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान ने किसी के साथ भी अखलाकियात का जनाजा तब भी निकला था। मैं माजी में ले जाऊं, जब फरियाल तालपुर को उठाया गया था रात को, जब मरियम का दरवाजा टूटा था, आज फिर वही सब कुछ बुशरा बीबी के साथ हो रहा है, वही सब कुछ बानी पीटीआई के साथ हो रहा है। तो ये रुकेगा कब सिलसिला? ये बताऊं कि इमरान खान ने अपने 4 साल दौरे इक़्तिदार में, हालांकि 3.5 साल या 3 साल के करीब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को उनकी जिंदगी में इक़्तिदार मिला, तो सैकड़ों काम मैं आपके चैनल पर गिनवा सकता हूँ जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के कारनामे थे, यानी। और दूसरी तरफ इमरान खान का 3.5 साल या 4 साल दौरे इक़्तिदार आप देख लें कि उन्होंने एक काम ही किया, एक ही तब्दीली लाए वो
जो उन्होंने अपनी जो 3rd या 4 या मैं मुझे नहीं पता कितनी शादियां वो पहले कर चुके थे, उन्होंने एक शादी की, उसमें भी उन्होंने कोई ईमानदारी नहीं की, उसमें भी उन्होंने 2 नंबरी से वो बाज नहीं आए। वो एक औरत बेचारी 7-8 बच्चों की माँ और फिर वो 10-12 पोतों नवासों की दादी नानी, उसको उठा के ले आए और फिर वो ये कह रहे हैं कि जी वो मेरा हक था। बिल्कुल आपका हक था, जो शरीयत और पाकिस्तान का कानून जो हमारी अखलाकियात इजाजत देती है, आप वैसे करते ना। नहीं तो ये जो सजा और ये फिर इसको कहा जा रहा है इद्दत में निकाह, तो क्या ये दुरुस्त है? अगर खातून की शरीयत तो खातून की गवाही देखे मांगती है काजी ने निकाह को जाली करार दे दिया है। अच्छा, पहले काजी होते थे और अब जज है। उन्हें हम काजी कहते हैं और उन्हें हम जज। खातून की गवाही नहीं चलेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगी। उनकी तो वैसी शरई तौर पे भी आधी गवाही होती है, आधी गवाही होती है। चले आगे। अब शहजाद, ये एक नया केस और फिर इस पे बड़ी तनकीद की जा रही है। उलमा मैंने देखा कुछ तो वो कलाम पाक लेकर, अहादीस की बुक्स लेकर आके वजाहतें दे रहे हैं कि ये बानी पीटीआई के साथ बड़ा गलत हो रहा है। साजिद भाई, मैं तो इस इद्दत के केस को मीडिया पे और वैसे भी डिस्कस करना मुनासिब समझता ही नहीं हूँ। जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि माजी में भी ये और पार्टीज के साथ भी उतर आए, तो मेरे ख्याल से ये उनको भी ये बात समझनी चाहिए कि जो काम आज यहाँ हो रहा है ये कल को आपके साथ भी हो सकता है। तो ये इस तरह की, और जैसे ये माजी में बेनज़ीर साहिबा के साथ उनके साथ क्या हुआ, मैं तो बोलना भी मुनासिब नहीं समझता। इसी तरह जैसे आपने मरीम नवाज साहिबा की बात की, फराल तरफुत साहिबा की बात की, तो मेरे ख्याल से ये चीजें डिस्कस होनी नहीं चाहिए। रुकना चाहिए, ये समझना चाहिए, हमारे सियासतदानों को ये चीज समझनी चाहिए ना कि आप ये ब्लेम गेम मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। आप सियासत को प्रमोट करने के लिए और भी बहुत सारी चीजें। नहीं, देखिए ये तो सियासतदान तो इल्जामात नहीं लगा रहे हैं, ये तो अदालत लगा रही है। ये तो अदालत ने जो है, दिलावर साहब ने कहा ना कि मुझे बड़ा अफसोस है। बेनज़ीर साहब का जो केस हुआ था वो अदालत ने तो नहीं किया था ना, जो हेलीकॉप्टर से तस्वीरें फेंकी गई थी। हाँ। मैं कह रहा हूँ मुझे अच्छा नहीं लग रहा ये बात बोलते हुए भी। हाँ। वो अदालतों ने तो नहीं किया था ना, वो सियासतदानों नहीं आपस में लड़ाई झगड़े में यही गले मिल लेते हैं आपस में बैठ के सारे, यही फिर बैठ के आपस में दुश्मनियां भी करते हैं, लड़ते भी एक दूसरे से। तो मेरे ख्याल से सियासत के लिए ये जो है ना, ये वाला पहलू मैं मुनासिब भी नहीं समझता कि इसको डिस्कस भी करना चाहिए। नेक्स्ट पहलू पे आता हूँ ना मैं, ये सियासतदानों पे सिर्फ वो कहते हैं ना कि एक तो ये हो गया, दूसरा फिर इस्टेब्लिशमेंट जब इक़्तिदार जाता है किसी भी जमात का, तो फिर उनके लिए इस्टेब्लिशमेंट बुरी हो जाती है। और जब तक हुकूमती नशिस्तों पर बैठे बिराजमान होते हैं तब तक सब सही होता है और कहा जाता है कि इस्टेब्लिशमेंट के और हमारे ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं, बड़े बेहतर हैं, जैसे बानी पीटीआई कहा करते थे, जैसे नवाज शरीफ कहा करते थे। और जैसे उनको लगता है कि अब ये नीचे से चादर खिसक रही है तो फिर कहते हैं नहीं जी ये रूल यहाँ भी लागू होता है। सियासतदानों को ये चाहिए, देखें अगर 4 लोग कंटेस्ट कर रहे हैं ना पूरे पाकिस्तान से, सपोज करें 4 हैं, 40 हैं या 400 हैं, उनमें से कोई ना कोई तो हाथ मिला लेता है ना एस्टेब्लिशमेंट से जाकर। अब सारे सियासतदान ना मिलाएं, आप मौका क्यों देते हैं उनको? एक आता है इक़्तिदार में, दूसरे की बुराई करता है, दूसरा आता है तीसरे की बुराई करता है। यही पीपल्स पार्टी के खिलाफ जब क्रैकडाउन हुआ, यही मुस्लिम लीग नवाज के साथ जब क्रैकडाउन होता है तो पीटीआई वाले खुश थे, जब पीटीआई वाले ने उनके साथ हाथ मिलाया हुआ था। आज पीटीआई के खिलाफ है तो ये सारे खुश हैं और ये नारा लगा रहे हैं पाक फौज का। तो इनको चाहिए कि सारे इकट्ठे हों, एस्टेब्लिशमेंट को आप मौका ही ना दें। एक जब उनके साथ मिल जाएगा तो फिर दूसरे इसके मुखालिफ हो जाते हैं। तो इनको चाहिए कि ये एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी बनाए, अपनी इस काबिल बने कि इनको जरूरत ही ना पड़े एस्टेब्लिशमेंट की। तो इस तरह का मेरे ख्याल से कोई किसी को मौका नहीं मिलेगा बाद में। तो फिर शायद 9 मई जैसे वाकयात भी ना हो, बहुत कुछ नहीं होगा। अच्छा जी, सियासतदानों को चाहिए कि अपनी सियासत जो वो कर रहे हैं उसमें किसी को सहारा लेने की जरूरत ही ना पड़े। इमरान खान साहब कौन नहीं जानता कि 2018 में उनको सहारा मिला, उन्होंने लिया है। उससे पहले नवाज शरीफ साहब का भी। ठीक है, मैं एक फोन कॉल पे ले लूँ ना, एक हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट हमें ज्वाइन कर रहे हैं, इकबाल अडवाणी साहब। खुशामदीद कहेंगे सर शो में। थैंक यू सर पहले ही बताइएगा, ये एक और केस सर इद्दत में निकाह का, इतनी बड़ी शख्सियत फॉर्मर वजीर आजम, क्या उनको पता नहीं था कि शरीयत क्या है? नहीं, बात ऐसी नहीं है जी। अब इद्दत का जो केस है अगर आप देखें तो एक औरत अगर कहती है ये इद्दत पूरी हुई है कि नहीं हुई, उसको डिसाइड कौन करेगा? आप और मैं तो नहीं कर सकते ना। ट्रू। वो तो वो औरत ही कहेगी कि मेरी इद्दत पूरी हुई है कि नहीं। मेरी समझ में ये केस ही नहीं आ रहा, क्योंकि ये केस तो सीधा सीधा है कि इद्दत पूरी हुई है कि नहीं हुई है। उसका तो आप फैसला औरत के ऊपर ही छोड़ेंगे जिस औरत के मामला चल रहा है। सही। उसके बाद ये केस ज्यादा चलना नहीं चाहिए, लेकिन अभी पाकिस्तान के हालात के हिसाब से ये चीजें हो रही हैं। बाकी तो निकाह ख्वाह भी है, वो जो निकाह ख्वाह है जिसने ये निकाह पढ़ाया है, शौहर भी है, सब मुकर गए। जी जी सर, निकाह ख्वाह का इसमें क्या किरदार है?
नहीं तो उसका किरदार पहले, जिसको आप कह रहे थे उसके पहले स्टेटमेंट कुछ और थे, बाद में उसका कुछ और स्टेटमेंट आ जाता है। अच्छा। तो फिर उससे ही आप अंदाजा लगा लो कि वो मतलब कितना, उसकी कितनी क्रेडिबिलिटी है। कुछ अर्से पहले क्या था, कुछ अर्से बाद क्या हो गया। खबर मानी का पहले क्या कहता था, जब इस 2 महीने गायब रहा, इसके बाद उसके कुछ स्टेटमेंट आ गए, तो सामने सामने बात आ गई है अभी। बस तो सिंपल सी बात है कि क्या हुआ है, किस तरह हुआ है। अच्छा, मकसद नहीं था ये इस तरह करने का। अच्छा, मुझे रीजन है समझ आ। हाँ, अडवाणी साहब, मुझे याद आ रहा है आपसे मैंने जब सवाल किया था पीटीआई के मुतालिक, तो आपने कहा था कि 9 मई का गुनाह इतना बड़ा है कि इनको 5 साल तो ये इलेक्शन भूल जाए, माफिया तराफिया करें, अगले बार देखा जाएगा। तो ग्राउंड पे कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। वो आपकी बात दुरुस्त सिमत में जा रही है, लेकिन जो ये आजाद हैसियत में लोग इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, जिन पे पीटीआई का आशीर्वाद है, वो जीत के कहां जाएंगे? वो यही है ना, उनको बल्ले का निशान लेने की वजह यही थी कि आजाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ेंगे, पीटीआई की सपोर्ट पे जीते हैं, पीटीआई के नाम पे जीते हैं, लेकिन उनके बाद एक ऑप्शन चॉइस आ जाएगी कि वो कहीं भी जा सकते हैं। और बाद में यही होगा, कुछ पीपल्स पार्टी में चले जाएंगे, कुछ जहांगीर तरीन की पार्टी में चले जाएंगे, और कुछ मुझे लगता है नून लीग को मिल जाएंगे। इसी तरह बटेंगे, पीटीआई के जितने भी हैं सब इस तरह बट जाएंगे, यही रिजल्ट निकलेगा। और बानी पीटीआई की, पीटीआई फिर कहां खड़ी है सर? अगर ये सब चले गए तो फिर पीटीआई के लोग कहां गए? पीटीआई खत्म? क्या आपको आवाज आ रही है इकबाल अडवाणी? हाँ, इनको बैरिस्टर साहब जो हैं इनको हटा दिया जाएगा। अच्छा। और मुझे लगता है चेयरमैन बाद में अलीमा बाजी को बना दिया जाएगा। तो यही फ्यूचर होगा पीटीआई का, और वो लेकर चलेंगी। और वजीर आजम कौन चौथी बार? नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं। हाँ, मतलब देखिए, वो वजीर आजम अभी मुझे नहीं लगता कौन है, कोई भी आए, लेकिन बस कुछ अर्से बाद आप यही कहेंगे कि तू वजीर आजम है किसी और का, तुझे चलाता कोई और है। अच्छा, ये तो आप कोई भी आएंगे, जितने भी वजीर होंगे, जितने भी वजीर आजम होंगे, कुछ भी हो, कोई भी टीम आएगी, कितनी भी जमात हो, कितनी भी पार्टियों की गवर्नमेंट बने, लेकिन आप ये लिख ले, इनको चलाएगा कोई और वो इस तनख्वाह में काम करने के लिए तैयार हैं, तभी वो वजीर आजम बनेंगे। अदरवाइज तो आपको चेंजिंग नजर आती रहेंगी। अदम इतना तेरी भी पेश हो सकती है, कुछ पार्टियां बोलेंगी हम जा रहे हैं, आ रहे हैं, इसी तरह होगा, लेकिन इनको चलाएगा कोई और। ये है पाकिस्तान का फ्यूचर। अच्छा, लास्ट में मुझे ये बताइएगा, आपने कहा कोई और चलाएगा, अगर कोई और भी चलाएगा तो फिर ये पाकिस्तान की मईशत वो बेहतर कर पाएगा इस इलेक्शन के बाद? वो जो चलाएंगे उनके ऊपर है जो मईशत, वो मुझे लगता है वो मईशत बेहतर करना चाह रहे हैं ना। अच्छा। तो मुझे लगता है इकोनॉमिक्स के ऊपर काफी काम किया जाएगा भाई, इकोनॉमिकली हालात पाकिस्तान के बेहतर होंगे लेकिन चलाएगा कोई और। ये सब सामने फेज होंगे इनके, बाकी इनके इससे ज्यादा कोई वैल्यू नहीं होगी कि बस इनके नाम के साथ इनके पोर्टफोलियो लग जाएंगे। ये इस तरह यहाँ का वजीर है, ये यहाँ का वजीर है, ये वजीर है, और बस, और बाकी चलाने वाले कोई और होंगे। और इसी तरह चलेगी जिस तरह पीडीएम चली थी, इसी तरह इनको भी चलाया जाएगा। ये है, कितनी भी आप देख लें, कितने भी इलेक्शन हो जाए, कुछ भी हो जाए, कितनी भी मारधार हो जाए, रिजल्ट मैं तो आपको बता रहा हूँ 8 फरवरी के बाद, 10 फरवरी के बाद आप यही कहेंगे जो मैं आपको कह रहा हूँ। अच्छा, फिर ये तासुर कैसे खत्म होगा? लास्ट में मुझे ये बताइएगा, ये जिस तरह आप भी कह रहे हैं कि चलाएगा कोई और, हुकूमत पहले से बन चुकी है, बस इलेक्शन की क्या जरूरत थी, अभी से ही नवाज शरीफ को बिठा देते, ये क्यों अभी से ही बातें हो रही हैं? क्या इलेक्शन वाकई आप दुनिया में भी तो रहना है ना जी। एक मसला ये है ना, आपको पाकिस्तान को एक दुनिया में भी तो रहना है, आपको आईएमएफ से मुआहदे करने हैं, आप वगैरह आईएमएफ के मुआहदे से तो पाकिस्तान चल नहीं सकता, उनसे मुआहदा करना है, उनको कुछ तो दिखाना है, वो भी अपने मुल्कों में कुछ दिखा पाएंगे, तो सबको दिखाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन रियलिटी यही है जो मैं आपको कह रहा हूँ, इलेक्शन होंगे इसी तरह, लेकिन पीछे से कोई और चलाएगा इनको। इनकी कोई वो बात नहीं है, ना कोई हस्ती है, ये बोले कितनी भी तकरीरें कर लें, कुछ भी कर लें, क्योंकि वजह क्या है पता है क्या है, इनके हालात यहाँ तक कैसे पहुंचे, इनके आपस में इत्तेहाद नहीं है। ये एक दूसरे को नीचा देकर, एक दूसरे को सजाएं देने के लिए, इनको मतलब एक दूसरे को खत्म करने के चक्रों में लगे हुए होते हैं, और कहीं और देखते हैं, भाग के कहीं और जाते हैं, और फिर उनको जाके मजबूत करते हैं, जिसकी वजह से इनका ये हाल है। अब खान साहब क्या कर रहे थे? खान साहब क्या बातें नहीं सुनते थे कि मुझे सियासतदानों से बात नहीं करनी, ये सब चोर उचक्के हैं, सब बेईमान है, मुझे बात नहीं करनी, मैं किसी और से बात करूंगा, कहते थे ना। आज सजा कौन भुगत रहा है? यही भुगत है। अगर ये सियासतदानों के साथ उस वक्त मिल के बैठ जाते और इनसे बात करते तो इनको ये दिन नहीं देखने पड़ते। तो मकसद कहने का है, इनकी आपस में एक दूसरे से नफरत इतनी है कि एक दूसरे से बात करने के लिए तैयार नहीं है। आप देखिए 6 महीने पहले बिलावल भुट्टो साहब किसके फॉरेन मिनिस्टर थे?
यही शहबाज शरीफ शहबाज शरीफ के थे ना, हाँ आज उनको गालियां दे रहे हैं। हाँ तो ये खुद एक पेज पे नहीं आएंगे, तब तक इनके साथ यही होगा। जब तक ये एक पेज पे नहीं आएंगे, इनका एक कमिटमेंट नहीं होगा, कुछ आपस में इनके रूल्स नहीं बनेंगे, आपस में ये एक दायरा नहीं बनाएंगे, एक बाउंड्री नहीं बनाएंगे कि इस बाउंड्री से हमको बाहर नहीं जाना, तो ये इसी तरह यूज होते रहेंगे। प्रॉब्लम इनके अंदर है, ये यूज होना इनको अच्छा लगता है, ये खुद ही यूज होते हैं। ये एक बनने के लिए तैयार नहीं हो। जब तक सियासतदान एक नहीं बनेंगे ठीक तो है। किसी को कसूर ही नहीं है ना, तो इनके साथ यही होगा जो हो रहा है। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, बहुत शुक्रिया का इकबाल अडवाणी साहब ने हमें ज्वाइन किया। बाजवा साहब आपने सुना उनका तज्जिया भी, और खान साहब भी कहा करते थे कि सियासतदानों से मैं बात नहीं करूंगा, मुझे इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है। तो पॉलिटिशियन हजरात ही इस्टेब्लिशमेंट के पास जाते हैं और फिर इक़्तिदार जब मिल जाता है फिर इस्टेब्लिशमेंट, फिर वो तो यही मुकद्दर है, यही चलती रहेगी, यही सियासत। देखिए, मैं इस्टेब्लिशमेंट की जहाँ तक बात है वो तो हमारे मुल्क की है ना, हमारे वतन की है, हमारे पाकिस्तान की है। कोई बाहर इंडिया की या किसी और इसराइल की तो वो इस्टेब्लिशमेंट नहीं है। और ठीक है, जहाँ तक उनसे रहनुमाई की ज़रूरत है, जहाँ उन्हें रहनुमाई देने की ज़रूरत है या लेने की ज़रूरत है, उस हद तक तो ठीक है। लेकिन जहाँ तक ये अडवाणी साहब का कहना कि सियासतदान जाते हैं, इस बात से बिल्कुल मैं इत्तफाक करता हूँ। अच्छा। ये सियासतदानों की भी बहुत सारा कसूर है कि वो अपने छोटे छोटे फ़ायदों के लिए या अपनी पार्टियों को जितवाने के लिए या और जो भी खैर अपने केसेस को कम या ज़्यादा करवाने के लिए ये एस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखते हैं। मैं समझता हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट को एक ताकत है, हमारे मुल्क का दिफा उनके बगैर नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो उनका जो काम है उन्हें करने दिया जाए। जब हम उनके पास जाएंगे, जब हम उनकी मिन्नत तरले डालेंगे, जब हम उन्हें खुद बताएंगे कि जी इस तरीके से आप चलें, तो जब वो उस तरीके से चलते हैं तो वो फिर थोड़ी सी फिर प्रॉब्लम भी पैदा होती। तो मैं नहीं समझता हूँ कि इस मुल्क में आप एस्टेब्लिशमेंट का रोल बैक कर सकें या रोक सकें या कम कर सकें। अब जो उन्हें आदत पड़ गई है या डाल दी गई है वो रहेगी। कड़ा मुकाबला किसका आपको नजर आ रहा है कराची में? इसमें बहुत मैं कसूरवार सियासतदानों को कहता हूँ, बिल्कुल ये बात दुरुस्त है। जो हकीकत है, मैं हकीकत पसंद आदमी में मानता हूँ इसमें, जहाँ तक सियासतदान। और फिर देखिए कि एस्टेब्लिशमेंट ने भी 1971 के बाद मौजें की हैं ना, फिर जंगें उन्होंने लड़ना छोड़ दी या लड़ाइयाँ झगड़े छोड़कर उन्होंने भी कहा कि ठीक है ना यार, जब ये लूट मारी में मसरूफ है तो हमारे पास कोई कमी है किसी ताकत की? सही। तो सियासतदान अगर करप्शन में ज्यादा मुलव्वस ना होते तो मैं समझता हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट, देखे ना भारत भी हमारे साथ ही आज़ाद हुआ, बल्कि एक दिन के बाद हमारे हुआ है ना, वहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट। कराची में कड़ा मुकाबला बाजवा साहब किसका देख रहे हैं? जी देखिए, मैं समझता हूँ कि हमारा मुकाबला जो है वो सारी जमातों से है, अगर आप हकीकत पसंद है। लेकिन कराची में मैं बड़ी पुरुम्मीद हूँ कि जो हमें 1971 से लेकर मतलब 18 तक नहीं मिला, कराची की आवाम ने कराची की सियासी जमातों को आजमाया। उन्होंने देखा कि नून लीग पंजाब से बाहर आने को तैयार नहीं है। ठीक है ना जी? नहीं, क्यों दे कराची की आवाम पीपल्स पार्टी को वोट क्यों दे? आप कह रहे हैं हमें फिर मिलेगी सीटें। कि पीपल्स जो तरक्याती काम हुए हैं या इस ना करना तरक्याती काम। बाजवा साहब, कुछ होना चाहिए, बिल्डिंग ना गिरा जाए, बारिश आपको याद नहीं अभी? साजिद साहब मुझे बता देना, अगर हमारे अलावा किसी ने कुछ किया तो मुझे बता दें। आप एंकर हैं माशाल्लाह, आप साफी हैं, आपके इल्म में होना चाहिए कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो कुछ नहीं किया, दूसरी जमातों ने किया। दूसरी जमातों के 3-3 बार मेयर रहे हैं कराची में, मुझे बता दें कि कौन सा हॉस्पिटल बनाया है, कौन सा उन्होंने शायरा बनाई है, कौन से पार्क्स बनाए हैं, कौन से कोई ऐसी चीजें बनाई है, क्या समंदर का मीठा पानी कर दिया दूसरी वो इस लायक नहीं है ना, आप खुद कह रहे हैं कि हम ही आएंगे। हमने ही किया है आज तक इस शहर में, आज के दिन तक जितनी तरक्की हुई है या जो हो रही है, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा किसी और जमात का बता दें। हाँ, हमें तो देखे ना कराची जो तरक्की जिसकी आप बात कर रहे हैं, 1 घंटा बारिश हुई सब डूब गए, उसकी एक वजूहत। अच्छा, वो उसकी वजूहत है, एक तो ये बारिश जो हुई है ये बहुत ज्यादा हुई है, नंबर 1। नंबर 2, जो ये बारिश, हम पूरे तरक्याती काम हमने छेड़ा हुआ है पूरे शहर में, पूरे कराची में। आप देखें कि मुख्तलिफ रोडों पर देखें कि वहाँ खुदाइयाँ हो रही हैं, वहाँ ब्रिज बन रहे हैं, वहाँ पर हम अलग बसों की एक रूट्स बना रहे हैं। तो उस वजह से भी जो है पानी को जगह मिल गई वहाँ घर बनाने का। एमक्यूएम पाकिस्तान से कितना खतरा है? नहीं, हमें तो कोई खतरा नहीं है। कितनी कोशिशें ले जाएंगे? नहीं देखिए, मैं नहीं समझता कि एमक्यूएम को अगर 4-5 से ज्यादा अगर वो कौमी असम्बली की सीटें ले जाते तो मुझे ताजुब होगा, हैरानी होगी।
क्योंकि पाकिस्तान अब कराची की आवाम का जो रुख है वो चेंज हो चुका है। लोगों ने देख लिया कि तरक्की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में, अमन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में, और जो हमें लोकल बॉडी में कराची, हैदराबाद या पूरे सिंध ने दिया, तो मैं तो उसे देख करके कह रहा हूँ कि कराची का मिजाज बदल चुका है। मैं जरा ना शहजाद अब ना कराची की आवाम लसानियत पे यकीन रखने वालों को वोट देगी, ना ही कोई दीनी जमातों को अब यहाँ गुंजाइश है। अब इंशाल्लाह ये शहर जुल्फकार अली भुट्टो के नाम पर ही तरक्की करेगा, और यहाँ पर यहाँ की आवाम को भी एक फायदा होगा। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट देने का ये मामला खत्म हो जाएंगे कि जी बजट नहीं दिया जा रहा, हमारे पास इख्तियारात नहीं। सही बात है। जिस तरह वसीम अख्तर साहब 5 साल मातम करते रहे और लूटमारी भी साथ साथ चलती रही उनकी, और वो जब उन्होंने एक दिन के लिए भी मुस्तस्फी नहीं हुए जो मेयर थे एमकेएम के मुत्तहिदा गवर्नमेंट, तो मैं नहीं समझता। मैं बाजवा साहब आता हूँ, मैं एमकेएम पे मजीद बात करूंगा। शहजाद, कराची में ज़रा आपसे मैं तजिया ले लूँ, कौन जीत रहा है कराची में? बिलावल भुट्टो का सेंट्रल ने, डिस्ट्रिक्ट ने बड़ा इस्तकबाल किया, और कराची में भी वो मुख्तलिफ शाहराहों पर घूमे, अवाम का जम गफ़ीर था। अब ये पार्टी के लोग थे या आम जो पाकिस्तान की अवाम है, कराची की अवाम है, जो आम लोग हैं जिनका पार्टी की कोई एफिलिएशन नहीं है, कॉमन मैन जिसे हम कहते हैं, वो थे या सिर्फ पार्टी के लोग थे? पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी, और एमकेएम पाकिस्तान और जमात इस्लामी? पीपल्स पार्टी जो बिलावल साहब जो लीड कर रहे हैं वो थोड़ा बेहतर तरीके से कर रहे हैं, निकाल रहे हैं बिल्कुल आवाम को। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज़ की अगर बात की जाए तो एमकेएम पाकिस्तान के वोट बैंक कराची में ज़्यादा है, और 2 डिस्ट्रिक्ट्स वो पीपल्स पार्टी के। वो जो बानी थे एमकेएम के, उन्होंने बाहर से जो ऐलान किया है वो डैमेज नहीं करेगा एमकेएम पाकिस्तान के वोट को? बहुत मुश्किल इसलिए है अच्छा कि अगर तो वो वोट देते हैं उनको, आज़ाद उम्मीदवारों को, तो उनको खुद को भी पता है कि क्योंकि यहाँ पर 2 कुव्वतें हैं सिंध के अंदर, एक महाजर कौम, एक सिंधी कौम, ये एक झगड़ा रहता है अनफॉर्चुनेटली, ये रहता है कौम परस्ती का, तो उनको पता है कि हमने अपने महाजरों को ही डिवाइड कर देना है, तो मेजॉरिटी वोट फिर भी एमकेएम पाकिस्तान ही को जाएगा। अच्छा, हाँ, ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ। एमकेएम पाकिस्तान की सीट्स यहाँ से ज़्यादा होंगी, डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी और डिस्ट्रिक्ट मरीर, ये 2 सीटें, वैसे तो परसों पता चल जाएगा हमें, लेकिन ये दो डिस्ट्रिक्ट्स की सीट्स जो हैं वो पीपल्स पार्टी के पास रहेंगी, केमाड़ी और मलीर जी, केमाड़ी और मलीर, और बाकी सेंट्रल ईस्ट, ये मेजॉरिटी सीटें जो हैं ये एमकेएम पाकिस्तान की जाएंगी। जमात इस्लामी थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगी इन्हें अच्छा वोट बैंक में, लेकिन मेजॉरिटी सीटें एमकेएम पाकिस्तान के पास रहेंगी। लेकिन आपने एक और बात की, अभी आपने कराची के जो हालात की बात की है, सीट्स एमकेएम पाकिस्तान के पास बेशक सारी चली जाएं, लेकिन आपको पता है हुकूमत अगर सिंध बन जाती है, हुकूमत सिंध, जो कि बहुत ज़्यादा 90% चांस यही है कि हुकूमत सिंध पीपल्स पार्टी ने बनानी है, तो उसमें इख्तियारात तो सारे मुकम्मल उन्हीं के पास होते हैं। तो इसका जो एक फार्मूला है ना कराची का, वो मेरे ख्याल से, मैं ये समझता हूँ, मेरा जो पर्सनल एनालिसिस है वो ये है कि या तो कराची किसी ऐसी जमात के पास हो, अगर एमकेएम पाकिस्तान के पास है भी, तो उनको मर्ज कर लेना चाहिए सिंध हुकूमत के साथ और मिलकर एक दूसरे को काम करना चाहिए, क्योंकि 40 साल हो गए, 40 साल में कराची तरक्की नहीं कर पा रहा। हम बड़ा अफसोस होता है जब हम कहीं और मुल्क से बाहर ट्रैवल करते हैं या फिर लाहौर चले जाते हैं। लाहौर आज कराची से बहुत आगे, बहुत अच्छा शहर बन चुका है सहूलियात का। तो दूसरा फार्मूला इसका यह है कि कराची में जो भी हुकूमत अगर बनती है उसको डायरेक्ट फंडिंग वफाक से होनी चाहिए, उसको सिंध हुकूमत का मोहताज नहीं होना चाहिए। इसकी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि देखिए अमेंडमेंट्स तो हो सकती हैं। इसकी एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ कि मुस्तफ़ा कमाल साहब और इससे पहले जो जमात इस्लामी के थे, इन दोनों की मेयरशिप में सिर्फ कराची में काम हुए। इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह यही थी कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब ने खुद डायरेक्ट फंडिंग की थी, सिंध हुकूमत ने फंडिंग नहीं की थी। उसके बाद पर वसीम अख्तर साहब आए, कोई काम नहीं हुआ, उनको अवाम ने बहुत क्रिटिसाइज किया। इसकी वजह क्या थी? क्योंकि परवेज़ मुशर्रफ साहब नहीं थे। तो ये कराची की जो मेयरशिप है, इसको या तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ पीपल्स पार्टी के साथ मिल बैठकर दोनों को इकट्ठा काम करना चाहिए, या फिर इसकी फंडिंग डायरेक्ट वफाक से होगी, तो कराची आगे बढ़ सकता है, वरना बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। ये आपने बड़ा सवालिया निशान दे दिया आपने शहजाद। अब आपने कहा कराची डायरेक्ट वफाक से, तो आपको फिर वो याद नहीं होगा अभी माजी की जो गवर्नमेंट वो कराची के हॉस्पिटल्स पे कभी अटैक करती थी, कभी कहती थी कि कराची को हम खुद चलाएगा, वफाक चलाएगा। सिंध हुकूमत की यहाँ पे जो सिंध हुकूमत के साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं बन सकी, उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं होने दिया, करने किया नहीं। तो आगे आइन की रुकावट है ना, एक आइनी शिक रुकावट है। पाकिस्तान में आइन फिर वही बात है, आइन पाकिस्तान में अपनी मूड से बनता है। अच्छा, जो आपको सुबह करना है वो रात को बन जाएगा। मैं समझता हूँ 18वीं तरमीम के बाद तो इस चीज की अब गुंजाइश बाकी नहीं रह गई। सुबह खुद मुख्तार है, सुबह अगर कराची की फंडिंग वफाक करता है तो क्यों नहीं फिर वो लाहौर की फंडिंग करता, क्यों नहीं वो फिर बलोचिस्तान कोयटा की करता? बड़ा आसान हल है, सिंध हुकूमत जो है वो मिलकर बैठ के एमकेएम पाकिस्तान, ये आपकी तजवीज़ बिल्कुल बेहतरीन तजवीज़। एमकेएम की
अगर बनती है किसी के साथ तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए बनती है, क्योंकि हमारे मफादात इकट्ठे हैं। हमारी धरती इकट्ठी है, हमारे मफादात इकट्ठे हैं, हमारे कब्रिस्तान इकट्ठे हैं। अब एमकेएम क्या करती है? एमकेएम उसी जमात पर अब दोबारा से उसकी इत्तेहादी बनी है जिस जमात ने इसके खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन किया। ये एमकेएम कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ। और वो जिस पार्टी के साथ उन्होंने इत्तेहाद किया, यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून फख्र करती है कि हमने कराची से एमकेएम का खात्मा किया और एमकेएम फिर तो मैं समझता हूँ जब तक एमकेएम लाहौर की तरफ या इस्लामाबाद की तरफ देखती रहेगी, उन्हें तो राजा साहब एमकेएम पाकिस्तान ने पीपल्स पार्टी पे भी ट्रस्ट किया है, उनके साथ भी हाथ मिलाया, लेकिन उन्होंने हमेशा इनको धोखा दिया है। नहीं, देखिए हमने धोखा नहीं दिया। अब मैं ये समझता हूँ कि एमकेएम की अपनी एक फितरत है। वो वसीम जो इनका अख्तर था, वसीम अख्तर था शायद नाम, जो जिस तरह वो रोते भी थे और खाते भी थे, इसी तरह एमकेएम की किसी से भी नहीं बनी ना। एमकेएम ने तो सबसे इत्तेहाद किया कि पाकिस्तान की कोई ऐसी जमात नहीं है। एमकेएम कहती है ना पीपल्स पार्टी हाथ कर जाती है हमारे नजर आता है। मैं बिल्कुल आपकी तशवीश बिल्कुल 100% सही है कि एमकेएम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ बैठे, हम उन्हें वेलकम करते हैं, हम उनके मैंडेट का एहतराम करते हैं, वो हमारे मैंडेट, हम मिलकर इस सूबे को, इस शहर को अब ठीक है। कल परसों आज इलेक्शन मुहिम 12 बजे के बाद खत्म हो जाएगी। परसों 8 फ़रवरी को कहा जाता था ये इलेक्शन बड़ा खूनी इलेक्शन होगा, अल्लाह माफ़ करे। सिक्योरिटी के हालात कैसे आपको नज़र आ रहे हैं? सिक्योरिटी के हालात, कुछ इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं कि खदशात हैं, थ्रेट्स मिले हुए हैं बहुत ज़्यादा पूरे पाकिस्तान में। अच्छा। और आज कल में भी कुछ अटैक हुए डेरा इस्माइल खान में, कुछ में बहुत सारे पुलिस वाले शहीद भी हुए हैं, और भी बहुत जगहों पे होते रहते हैं, मीडिया पे बड़े कम आते हैं, बलूचिस्तान में होते हैं, केबीके में हो रहे हैं। तो इलेक्शन वाले दिन भी थ्रेट मिले हुए, अल्लाह करे ऐसा कोई वाकया ऐसा पेश ना आए। और सियासी पार्टियां आपस में गुत्तम गुत्ता होती हुई नजर आ रही हैं। जो हालात इस वक्त हैं बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। अगर कुछ 1 2 4 जगहों पे अगर हो जाए तो अलग बात है, जहाँ पे सिक्योरिटी को जो हसास पोलिंग्स हैं, बहुत मुश्किल नजर आ रहा है जो हालात इस वक्त हैं पाकिस्तान में। मतलब कराची से जो 12 से 13 नशिस्तें नेशनल असेंबली की पीटीआई के कोर्ट में गई थी, इस बार वो एमक्यूएम के पास आ रही है। बहुत हद तक चांसेस हैं, क्योंकि ये पहले भी इन्हीं की थी। अच्छा जी, ये इन्हीं को वापस मिल रही हैं। इन्हीं को वापस मिल रही है ना? नहीं, उसमें इंशाल्लाह आदि हम भी अच्छा, आप भी है उसमें ऐसे वो हल्का बंदी बड़ी अच्छे तरीके से इन्होंने की है पीपल्स पार्टी में। अच्छा, तो लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि पीपल्स पार्टी को उसका समर मिलेगा। बदला हुआ कराची है जी। अब एमकेएम को सारा कुछ नहीं मिलेगा, अब इंशाल्लाह हम अपना हिस्सा भी लेंगे। ठीक है, एमकेएम का जो बनता है वो भी लेगी, लेकिन कराची की आवाम का जो मैं, क्योंकि कंटिन्यू कैंपेन में था, पार्टी की मीटिंग्स में था, जलसों में था, तो मैं बदला हुआ कराची देख रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि 8 फरवरी को इंशाल्लाह कराची की आवाम निकलेगी और तीर पर ठप्पा लगाएगी। कराची के हलकों पर सिर्फ एक हलका ऐसा है जिसमें शिद्दत से इंतजार है उसके रिजल्ट का, क्योंकि पीपल्स पार्टी का वहाँ पे मुकाबला बड़ा सख्त है मुस्तफा कमाल भाई वाली सीट पे, एनए 242 जहाँ कादिर मंतोखैल साहब हैं, वो जीते। तो वहाँ पर थोड़ा सख्त मुकाबला नजर आ रहा है मुझे, लेकिन वो भी मुस्तफा कमाल के शायद हक में चली जाए, लेकिन मुकाबला बड़ा सख्त होगा वहाँ के। अच्छा। हाँ, बाकी जो मलीर और किमाड़ी में फिर वही कहूँगा, ये दो तो ये तो आबाई नशिस्त है ना सर, मलीर को तो पहले ही थे इनके पास, वो तो इनकी अपनी है, ऐसे ही है। तो बस एक मतलब सरप्राइज नहीं होगा, नहीं इतना बड़ा नहीं। पाकिस्तान में कौन आ रहा है ओवरऑल? ये आपने जख्म पे नमक छिड़का है, क्योंकि पाकिस्तान के जो आइन का सिस्टम है ना, इसमें जो सबसे यूजलेस पोस्ट है, सबसे जो सोर्सलेस पोस्ट है, वो प्राइम मिनिस्टर की है। एक डीसी की औकात, हैसियत और उसके पावर्स हमारे मुल्क में प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा हैं। तो इसलिए तो मुझे दुख होता है जब कोई ये बताता है कि जी फलां प्राइम मिनिस्टर आ रहा है जी, वो मुल्क में तकदीर बदल देगा। आप पाकिस्तान की इकनॉमी उठा लें, उसको स्टडी करें। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तानियों को, तमाम नौजवानों को, सियासतदानों को इनकी इकनॉमिक्स की क्लासेस होनी चाहिए। इनको बताना चाहिए कि पाकिस्तान चलता कैसे है। मैं बताऊँ, अल्लाह ताला अगर मकाम बरज़क से कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को भी पाकिस्तान भेज देना, तो वो भी पाकिस्तान का 60-70 हज़ार अरब कर्जा देख के वापस चले जाएंगे। वो बोलेंगे मैं वहीं ठीक हूँ। यहाँ का जो इकोनॉमिकल सिस्टम है, 10-12 हज़ार अरब अगर बजट होता है साल का, उसमें से 7-8 हज़ार या 10 हज़ार किस्त मिलाकर बल्कि 2 हज़ार शॉर्ट हो जाते हैं, 2-4 हज़ार। ठीक है, मुल्क को
कोई भी प्राइम मिनिस्टर आ जाए नहीं चला सकता। उसको चलाए, इस मौजूदा निजाम के ये लिए चला ही नहीं हकीकत है, सकता। ये तो उसकी आईन power की पाकिस्तान कोई- जी। पीएम को बड़े इख्तियारात देता है, तो वो इस्तेमाल करे इख्तियारात। अच्छा चलें, इख्तियारात देता है, उसमें 70,000 अरब का जो कर्जा और उसके बाद जो अमेरिका के साथ हम डील करते हैं बैठकर, IMF के साथ करते हैं कि जी बिजली बढ़ाओ तो पैसे देंगे, आप पेट्रोल के पैसे कर्ज बढ़ा दो उतारो, तो पैसे मुल्क सवारो, देंगे। बहुत कुछ चला है ये सर, आवाम की मालूम है। नफ्सियात के साथ खेलते सूद हैं। में चले जाता है, करप्शन में चले 100 जाता है। रुपए बिल्कुल सही पेट्रोल कह रहे बढ़ाना हैं, हो तो 120 बढ़ाएंगे, ताकि 20 जो है ना बाद में कम करके आवाम की नफ्सियात के साथ खेल के। आपको पता है पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर बनना कितना आसान है, 2 रुपए आटा कम करते हैं, 10 रुपए पेट्रोल। ये 6 महीने लगातार करें, ये 6 महीने बाद फिर करें, आप प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। इतना आसान है पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर बनना। तो ये पाकिस्तान के जब तक हालात ये पाकिस्तान जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, इसमें सबसे पहले नंबर बिजनेस कम्युनिटी, आवाम, ये सारे बैठ के जब तक हम अपने आप को इस सूद के निजाम से बाहर नहीं निकालेंगे, हम ये पाकिस्तान तरक्की नहीं कर नहीं तो वो सकता। जमात कह रही है ना, जमात इस्लामी कह रही है हमें नहीं कह रहे हम इस नहीं, निजाम से आपको सूद का छुटकारा निजाम देंगे के ना। ठेकेदार सिर्फ जमात इस्लामी नहीं है, पाकिस्तान अच्छा। के तमाम जितने भी सिटीजन हैं, तब सब हैं, अच्छा, सब हैं। इसमें सारे इदारों को बैठना चाहिए और हमें ये देखना है कि हमें इस निजाम से खुद को निकालना कैसे है। मैं अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का कोई भी प्राइम मिनिस्टर आ जाए, आप सबको इकट्ठा बना दें, सारी पार्टियों के अच्छा, ये जो जमात मंशूर के जो चूरन बेचे जा रहे थे पूरे इलेक्शन, आज आखिरी दिन था इन तमाम चीज़ों का, कोई बिजली मुफ्त दे रहा था और कोई बड़े अच्छे अच्छे सुहाने ख्वाब दिखा रहा था, नौकरियां भी दे रहा वो था। इनको पता है कि अवाम जो है ना इन्हीं स्लोगन्स पे इकट्ठी होती है, उनको पता है। मैं आपको एक और बात बताता हूँ, मैं उनका नाम बिल्कुल नहीं लूंगा, लेकिन अल्लाह को गवाह बना के कह रहा हूँ कि बिल्कुल दुरुस्त कह रहा हूँ। मेरी एक मुलाकात हुई साबिक चीफ मिनिस्टर सिंध से, जो कि पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक था। उन्होंने डिफेंस में मुझे अपने घर बुलाया, मेरी उनसे बातचीत हुई, तो मैंने उनसे कहा कि सर 20,000 अरब रुपये आपके पास आया, 20,000 अरब में से आपने 2,000 अरब लगाने थे, 18,000 आप लोगों ने ले लेने थे, आप 2,000 तो लगाते इस कराची पर। सिंध का क्या हाल है, आप अंदर जाकर आप देखें। तो उन्होंने मुझे पता है क्या जवाब दिया, बड़ी हैरान कुन जवाब दिया उन्होंने मुझे। वो कहते हैं, अच्छा मैंने उनसे पूछा कि आप अंदरूनी सिंध में इतना पैसा आपके पास, वोट आप ही क्या, कोई तीसरी पार्टी आप आने नहीं देते, आपका मतलब स्कूल्स बनाए, हॉस्पिटल्स कुछ तो बनाए वहां पर। वो कहते हैं कि जी अगर ये सारा पैसा हमने इनकी तालीम पे लगा दिया अंदरूनी सिंध में, तो मैं चीफ मिनिस्टर कैसे बनूंगा। उनका कहना यह था कि शऊर अगर मिल गया आवाम को तो हम कैसे चीफ मिनिस्टर बनेंगे। नहीं, मेरा मुझे बड़ा अफसोस हुआ। बाजवा खैर, साहब- आपको ये बात शायद बुरी लगी क्योंकि आपकी पार्टी के वो थे, बाजवा लेकिन साहब- मैं बता रहा हूँ कि ये तो मैंने आपने अल्लाह को गवाह करके बताया कि उन्होंने अल्लाह को ये बात गवाह बोली। करके हाँ, ये बात उन्होंने कही फिर है। आप उस चीफ मिनिस्टर फिर का उस नाम चीफ भी मिनिस्टर बता का दें, नाम भी बता दें हाँ, साहब। नाम भी बता शहबाज दें साहब। ताकि वो भी रोजे रोशन की तरह रोशन हो जाए। हाँ। अगर नहीं, उन्होंने अगर तंज करके बड़े अच्छे तरीके से ये इसका जवाब दिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में सिर्फ पीपल्स पार्टी की बात मैं नहीं कर रहा, ये तमाम जमातों में ये चीज है। अवाम के आप नारा लगाते हैं, अवाम को वो इसी जो आपने बात की बिजली पानी की, तो तो फिर हल क्या, तो इन पॉलिटिकल पार्टियों को क्या करें, किसी उसमें टोकरी में डाल के इनको कैद कर दे, कोई और आ जाए। नहीं, हमारे सिस्टम के चेंज होने की जरूरत है। अच्छा, जी, हमारे पाकिस्तान का जो आइन है ना, हमारा वो अंग्रेजों वाला निजाम चल रहा है। आपको मैं बताऊं, हमारा पाकिस्तान जो है ब्यूरोक्रेसी चला रही है, ठीक है। हमारे अगर आप आज प्राइम मिनिस्टर हटा दें 10 साल के लिए, इस पाकिस्तान में फिर भी चलना है। बिल्कुल ऐसे ही ऐसे ही है ना, चल चुका है, ऐसे ही अभी भी चल रहा है, हाँ, कई बार अभी भी चल चल चुका रहा है। पहले भी कई बार तो इसमें देखें, इनके होने का कोई तो फायदा हो ना। अभी वो कॉल पे साहब बता रहे थे कि जी हमें IMF से वो लेन देन करने के लिए प्राइम मिनिस्टर की जरूरत तो है ना, तो दौरों के लिए जरूरत है, लेकिन पाकिस्तान का निजाम जब तक सिस्टम चेंज नहीं होता, हमने अंग्रेजों का दौर आज तक अपनाया हुआ है। जो अंग्रेज हमें बता के गए, तो निजाम वही system चेंज चल रहा कौन है। करेगा। ये उसके सारे लिए आप मिलके ये आईनी मैं हम तरमीम लाके लेकर सब ये आएंगे। पाकिस्तान के जितने भी करते धरते हैं जो चला रहे हैं पाकिस्तान को, वही करेंगे, और कौन करेगा। तो वो इंटरेस्टेड नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये हो सकता है, अल्लाह करे, मेरी दुआ है कि आने वाली मौजूदा नस्ल जो कि बड़ा तेज एक दौर बदल चुका है। एस्टैब्लिशमेंट चाह रही है निजाम चेंज हो। देखें, एस्टेब्लिशमेंट क्यों चाहेगी कि मुल्क का नुकसान हो, वो भी मुल्क का भला ही चाहती है, वो भी चाहते हैं कि नहीं, हमारे तो साथ अक्सर बैठें। एक हमारे यहाँ एक मिथ है ना कि एस्टैब्लिशमेंट कहती है उठ जा बैठ जा, तो फिर ये अभी तक क्यों नहीं हो पा रहा। मेरे एस्टेब्लिशमेंट के एक बहुत ही सीनियर अफसर से मुलाकात हुई, हाँ। बड़े नामी ग्रामी, उनका भी मैं अच्छा। नाम नहीं लेता। अच्छा। मैंने उनसे एक सवाल किया, मैंने कहा सर अभी हुकूमत किसकी आ रही है, जैसे आपने मुझसे सवाल किया। हाँ। मैंने कहा जी इमरान खान साहब तो अंदर हैं, उनके चांसेस तो नज़र आ नहीं रहे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आपके सवाल में ही आपका जवाब है। मैंने कहा जी कैसे। कहते हैं जी इनके अलावा कौन रह गए। मैंने कहा जी एक नवाज शरीफ की पार्टी रह गई और एक बिलावल साहब की पीपल्स पार्टी पीमन। कहते हैं फिर इन्हीं में से एक आएगा। तो मैंने कहा, बोलते हैं और कोई ऑप्शन नजर आ रहा है आपको। मैंने कहा नहीं जी नहीं। तो उनका कहने का ये मकसद था कि उनको भी ज़रूरत है पाकिस्तान में एक अच्छा निज़ाम आए, अच्छे लोग आए। वो ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान में हर वक्त आपस में लड़ते रहें और जो है हम एक
पीछे की तरफ बिल्कुल, जाता बिल्कुल, रहे। ये वो भी ये दुरुस्त चाहते हैं कि पाकिस्तान में अच्छी सियासत है, चाहे वो कोई भी पार्टी की हो। यही उम्मीद रखकर तो उन्होंने तब्दीली खान पर हाथ रखा था कि शायद यहाँ पर दूध की तो फिर मैं एक दुल्हन आखिरी लोगों- सवाल मैं इनसे जी, करूं, फिर मैं आता हूं बाजा साहब के पास। फिर ये जो 75 साल हो गए पाकिस्तान को, तो फिर ये सियासतदान अक्सर एक हम मुहावरा सुनते हैं, इस्टेब्लिशमेंट आपने कहा इस्टेब्लिशमेंट तो चाह रही है कि बेहतरी हो, जी जी। लेकिन पॉलिटिशियन हजरात तो कहते हैं ये इस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्वमेंट करती है हमारे मामलात में। देखिए मैं फिर वही बात कहूंगा, ये क्यों करने देते हैं? ना करने अच्छा, इनका कसूर है ना करने दें। ये इनका है, हाँ। बिल्कुल इन्हीं का है। भाई आप क्यों जाते हैं उनके पास बात करने? आप आपस में बैठ के तय करें, कोई इनको मुदाखलत नहीं करने देगा, हम खुद करेंगे जो करेंगे। तो आप आए मैदान में, अब ना जाए, उनसे हाथ ना मिलाएं, ना आपको जाए। क्या जरूरत है? आगे आपका पॉइंट बाजवा साहब, दो सवाल हैं आपसे। पहले तो बड़ी उन्होंने एक अल्लाह को हाजिर नाजिर करके एक बात कही है आपके ही पार्टी के एक साहब के लिए। उसने कहा कि जब तक ये सिंध पढ़ लिख जाएगा तो फिर शायद पीपल्स पार्टी को वोट ना दे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सिंध सबसे ज़्यादा आप देखें कि सबसे बेहतरीन पढ़े लिखे लोग हैं सिंध से, सारे ब्यूरोक्रेट देख लें आप। ऐसा कुछ नहीं है कि सिंध कोई जाहिलों का सूबा, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, जहाँ तक ये बात रही कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो पाकिस्तान का भला चाहती है, बिल्कुल चाहती है। आप देखें कि इमरान खान की उन्होंने सारी उम्र की कारकर्दगी देखी कि यार ये क्रिकेटर अच्छा था, ये बातें अच्छी कर लेता है, ये तबलीग अच्छी कर लेता है, लेकिन उन्हें तो नहीं पता था ना। हाँ। मैं यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट की जहाँ तक उनका कसूर है मैं जरूर कहता हूँ। अच्छा। लेकिन देखिए उन्होंने भी बड़ी उम्मीदें रखकर इस तब्दीली खान पर हाथ रखा कि यार ये बंदा शायद पाकिस्तान को खड़ा कर दे। उसने क्या तजुर्बा किया? नाकाम गया। हाँ, नहीं, फ्लॉप हो गया। अच्छा, फ्लॉप हो गया, नाकाम ओके। नहीं हुआ, नाकाम तो वो सही होता है है। कि छोटी। आप देखें उसकी करप्शन आप देखें कि उसने जैसे उसे इक्तदार मिला, जैसे एस्टेब्लिशमेंट की उसको हिमायत मिली, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना, तो वो ले आया जी फराग गोगी को, वो ले आया बशीर गुजर को, वो ले आया जुल्फी बुखारी को, वो ले आया शहबाज गिल को। न जाने कहां से गंद उठा के वो बंदा ले आया और उस गंद का खुद सरबराह बन गया। हमेशा कहता था कि ऊपर बंदा ठीक हो तो नीचे इदारे ठीक हो जाते हैं। तो वो जब ऊपर ही उसकी ये हालत थी कि 17 किलोमीटर उसका घर था प्राइम मिनिस्टर हाउस से, तो वो हेलीकॉप्टर में आता था और 3 बजे वो भाग जाता था। तो यानी उसने खुद को बता दिया कि हम लोग जहां तक एस्टेब्लिशमेंट का कसूर है या है नहीं है, ये सियासतदानों का भी कसूर है। किस तरह उसने अपने आप को नाकाम किया, किस तरह उसने करप्शन की, ना घड़ी छोड़ी, ना जूते छोड़े, ना कोई चीज नहीं उस बंदे ने छोड़ी। मलिक रियाज को अपना पार्टनर बना लिया। कहीं बरतानिया पैसे दे रहा है कि जी ये आपके करप्शन का पैसा हमारे मुल्क में पड़ा है, उसको ले जाके दोबारा मलिक रियाज के हवाले करता है, जी ये संभाले पैसे और ये जमीन मुझे दे दे, अल कादिर ट्रस्ट। यानी आप देखें कि जहां तक मैं एस्टेब्लिशमेंट को कोई ज्यादा फेवर नहीं करता हूं, लेकिन ठीक है यार, वो तो कभी किसी पर हाथ रख, कभी वो सोचते हैं कि जी फलाना ठीक होगा, कभी वो कहते हैं जी फलाना। अब हमारे में से ही उन्होंने भी तो बंदे चुनने होते हैं ना, कोई इंडिया से या कहीं से, और वो जिस पर हाथ रखते हैं वो इस गधा निकलता, तो फिर मैं क्या करूं? अच्छा, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग नई बात नहीं है। इस बार आरटीए सिस्टम बैठेगा, इस बार क्या होगा? नहीं, मैं तो ये कहता हूं कि देखें अब ये बहुत खासा मतलब तजर्बात हो गए हैं कि जी फलाना बैठेगा और फलाना। अब ठीक है, अब ये इलेक्शन हो रहे हैं, अब तो 2 जमातों का इलेक्शन है, तीसरी जमात को तो मैं गिनता ही नहीं हूँ किसी खाते में। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान इलेक्शन है और इंशाल्लाह हमारी इलेक्शन तक की ही लड़ाई है, मैं आपको कह के जा रहा हूँ। अली अमीन गंडापुर के हलके में आज की खबर बता रहा हूँ आपको, एक बैलेट पेपर मिला है, उस पर JUI जीती हुई है और JUI के ठप्पे भी लगे हुए हैं अभी से। नहीं देखें, ये PTI का एक बहुत बड़ा उनके पास एक सिस्टम मौजूद है, ये अफवाहों का अच्छा। और ये बकवासबाजी का और झूठ को सच और सच को झूठ करने का उनके पास बड़े। मैं कहता हूं कि उनके पास अगर कुछ है ना, अच्छा, तो यही सिर्फ है। यही चीज है। अच्छा, इसी वजह से इसी ओवर कॉन्फिडेंस से उन्होंने अपनी पार्टी को बर्बाद कर लिया, पार्टी को तबाह कर लिया, अपने जो वो 30 मार खान थे उनको भी ऊपर चढ़ाने के तक ही अब ये बाज नहीं आएंगे जब तक इमरान खान ऊपर नहीं ना जाता। यानी अच्छा, अल्लाह को प्यार ये नहीं छोड़ेंगे उसको, मुल्क नहीं का छोड़ेंगे। है भाई ये अभी भी कह रहे हैं कि खान साहब जो है ना अंदर गेम चला रहा है। अच्छा, वो झाड़ू देने पे तैयार हो गया। साहब एक फॉर्मर वजीर आज़म, यानी ये तरबियत याफ्ता सियासी कारकुन नहीं है, इनकी ना तरबियत हुई है, ना इन्होंने अली बे पढ़ा है सियासत का। ये नाच गाने को, सेल्फियों को
और ये वो झूठी तस्वीरों को और उनके साथ उसको जोड़ दो उसके साथ, यानी इन्होंने ये सीखा, इसमें ये बहुत माहिर है। इसका ये जो कह रहे हैं ना कि जी JUI, नहीं, ये लोग ये भी कह रहे हैं कि आप पान वाले से पूछें, सब्जी वाले से पूछें, करियाने वाले से पूछें, वोट इमरान का। नहीं देखिए, वो तो उन्होंने झूठ को इतना फैलाया हुआ है अच्छा। कि इसमें जो इतनी जहन साजी की है इसमें बड़ा वक्त लगेगा। ये तो मैं जो भी हुकूमत आए, हमारी आए या अच्छा, वक्त लगेगा इसमें, जी टाइम लगेगा। लास्ट में सर, ये वोट किसका है? ग्राउंड रियलिटीज क्या है? किस वोट की बात करें? मतलब आम आवाम का रुझान किस तरफ है? आपको क्या लगता है कि रुझान तो जैसे अभी इन्होंने बताया कि 2 ही पार्टीज हैं, तीसरी तो नहीं है। अच्छा, आम आवाम क्या सोच रही है? आवाम पीटीआई का कहाँ गई? रुझान ज़्यादा गई, पीटीआई क्लोज हो गई। पीटीआई को आम आवाम वोट नहीं दे रही। अगर आप बात करें तो रुझान बिल्कुल पीटीआई का ज्यादा है, लेकिन वो जो वोट बैंक है वो सारा अब पीटीआई का उनसे भला तो ले लिया गया है। तो मेरी जाती राय क्या है? मेरी जाती राय ये कि पीटीआई को बाइकआउट कर देना चाहिए। उसकी वजह ये है, अच्छा, अगर इन्हें अपनी इज्जत प्यारी है। नहीं ये बात नहीं है, वो वैसे फायदा इनका है। अगर वो इलेक्शन में आ जाते हैं ना तो सारे आजाद उम्मीदवार में से आधे जरदारी साहब खरीद लेंगे, वो पकौड़ों की तरह बिक आधे जाएंगे। हाँ वो इनको देखा खुद कह रहे हैं खरीदेंगे ये। मैंने नवाज खरीदने की बात नहीं की, मैंने नहीं, ये बिकना कहा खरीदना एक ही बात है ना, वो पकौड़ों की तरह बिक जाएंगे। और खरीदेगा कौन? सर, ये मैंने पार्टी यही खरीदेगी कहा ना कि बात है। उसे कोई मोदी ने या जो बाइडेन ने तो नहीं खरीदना है ना प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, उसे इन्होंने ही खरीदना है ना। तो वो मैं बताना चाह रहा हूँ कि उनको आधे बिक जाएंगे, बल्कि मेरे ख्याल से पहले से कुछ ने साइन भी किया मेरी रिपोर्ट्स के मुताबिक कि जी हमें आने दो, हमें पकड़ो नहीं, हम आपको वोट हम देंगे। तो आपके ही हैं। ठीक है, तो वो मेरे ख्याल से पीटीआई को बाइकआउट कर देना चाहिए, इनके ज्यादा मफाद में बेहतर है। पोलिंग एजेंट आएंगे पीटीआई के? हाँ वो तो जाहिर सी बात है, बैठेंगे बहुत हद तक। पीटीआई के वो जो आजाद उम्मीदवार हैं ये अपने भी वो तो कहा जा दिखाएंगे। रहा है, ये मैं कहीं लेकिन बैठा फायदे हुआ था में किसी नहीं है महफिल अगर- में कि कोई पोलिंग एजेंट जब आएगा उसको ऐसे करेंगे वो भाग जाएगा। वो तो एक मतलब खौफ ये बैठा हुआ है, लेकिन नहीं, अब इलेक्शंस जिस तरह हैं उस तरह होने हैं, इन्होंने होना है। लेकिन मैं फिर वही बात है, अभी मैं एक रिपोर्ट देख रहा था कि इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि अगर वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करा पाते इलेक्शन से पहले तो फिर वो पीटीआई भी ज्वाइन नहीं कर सकते। फिर जाहिर सी बात उन्होंने कोई और जमात ज्वाइन करनी है। अब और कौन सी जमात ज्वाइन चले करेंगे फिर ये बहुत पूरा बंदोबस्त है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। अल्लाह खैर करे, पाकिस्तान की बड़ी जमात जिसका एक वजीर आज़म माजी में गुजरा और आज उस पार्टी के ना निशान रहा है, बानी जेल में है। आगे इलेक्शन में क्या रिजल्ट आएंगे अल्लाह बेहतरी करेगा इस मुल्क के लिए और इस मुल्क में रहने वाली आवाम के लिए। मुझे साजिद हुसैन को इजाज़त दीजिए, मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।